बड़ी खबर राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ जहां राजेश पायलट की बरसी पर दौसा में कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सचिन पायलट अपने पिता की बरसी पर हर साल अपनी सियासी ताकत की नुमाइश करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि वो दौसा के कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर महंगाई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में। लेकिन खबर है कि सचिन पायलट सुबह करीब 11 बजे महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उसके बाद वो दौसा में राजेश पायलट की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे। खबर यह भी है कि सचिन पायलट आज शाम तक दिल्ली का रुख कर सकते हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत दौसा के इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दावा किया कि यह परिवार का मामला है और जब एक बार साथ आ गए तो ये समस्या भी सुलझाएंगे। तो आप लोगों को तो पायलट साहब ने कुछ बोला ही नहीं, तो आप लोगों को बोला नहीं और मैंने आपके टीवी पे सुना भी नहीं। ये हमारे परिवार का मामला है। कब क्या कैसे होगा ये तय करना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, हमारे प्रभारी अजय माकन जी का, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का, गोविंद डोटासरा जी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम है। जब परिवार में सब एक हो गए तो वो रास्ते भी निकल जाएंगे और जो भी वो तय करेंगे वो सब हो जाएगा। राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस की ओर से बनाई कमेटी पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आलाकमान से जल्द इस मामले को सुलझाने की मांग भी की। एक कमेटी पेचअप के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सेतु का काम करने के लिए बनाई। अजय माकन इसके चेयरमैन बने। देखिए, मुझे अजय माकन से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन यदि इतना लंबा अरसा आप एक मसले को हल करने में लगाते हैं तो मैं आपकी कैपेबिलिटी पर संदेह करता हूं। मैं हाईकमान से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के लोगों के हाथ में इतना बड़ा उत्तरदायित्व या तो भविष्य में ना सौंपे। गुजरात के अमरेली में हुई भारी बारिश ने वहां की लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बारिश अमरेली के सावरकुंडला इलाके में हुई, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में पानी सैलाब बनकर बहता दिखा। सैलाब भी ऐसा कि अपने साथ एक भारी भरकम ट्रॉली को बहा कर ले गया। कुछ गाय भैंसें भी उस पानी के बहाव में फंसी नजर आई। हालांकि आगे चलकर वो किनारे लग गई। इलाके के डरे सहमे लोग बड़ी देर तक इस खौफनाक मंजर को देखते रहे। इसी तरह की तस्वीरें अमरेली के कई इलाकों से सामने आईं। बताया गया कि अमरेली में 3 घंटे के अंदर करीब 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। यूपी के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक साथ घूम रहे एक लड़के और लड़की को पकड़कर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया, जिसमें वो दोनों उनसे माफी की गुहार लगाते दिखाई दिए, लेकिन उन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा वीडियो मत बनाओ, ऐसा कराने की कसम हमारे आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। सामने आए वीडियो में एक दबंग उन दोनों को पकड़े हुए नजर आया। उसके हाथ में एक डंडा भी दिखाई दिया। उसने उस लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो उनके सामने ही रोने लगी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। वो लगातार उन्हें धमकियां देते रहे। वीडियो तो बन गई, तेरी सही करके और वायरल भी होगी, फेसबुक पे चलेगी। आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट भी की। बाद में इस घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। लॉकडाउन में जेल से बाहर निकला दिल्ली का बदमाश अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। शाहरुख नाम के इस बदमाश को कोरोना की वजह से अंतरिम राहत पर जेल से छोड़ा गया था, लेकिन यह बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। इस बेखौफ बदमाश का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करता नजर आया। इस दौरान वो खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए डांस करता दिखाई दिया। उसने वहां ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की। ये वीडियो कब और कहां का है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, गैंग वॉर की कई घटनाओं में भी उसके शामिल होने का दावा किया गया। इन घटनाओं से जुड़े कुछ और वीडियो भी सामने आए। ऐसे ही एक सीसीटीवी वीडियो में स्कूटर सवार कुछ लोग खुलेआम फायरिंग करते नजर आए। बताया गया कि वीडियो में दिखने वाला बदमाश शाहरुख ही है, जो रिहा होने के बाद से ही कई वारदात को अंजाम दे चुका है।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टोल प्लाजा पर खड़े डीजल टैंकर में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि टायर फटने की वजह से उस टैंकर में आग लगी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते उस टैंकर के साथ ही 2 बूथ भी आग की लपटों में घिर गए। इसके बाद तो आग इतनी भयंकर हो गई कि वहां मौजूद लोग डरकर भागने लगे। वहीं टोल कर्मचारियों ने वहां खड़े दूसरे ट्रकों को तुरंत पीछे हटने का इशारा किया। इस बीच आग फैलती चली गई। उससे उठ रहे धुएं से वहां का आसमान काला दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही क्रेन के जरिए उस टैंकर को टोल प्लाजा से बाहर निकाल दिया गया ताकि उसमें लगी आग और न फैल सके। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। गनीमत ये रही कि डीजल टैंकर खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तालिबान अब अफगान सुरक्षा बल के खिलाफ बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि तालिबान ने पिछले कुछ महीनों में ही 1000 से ज्यादा बच्चों की भर्ती की है और वो अफगानी सुरक्षा बल के साथ जंग में इन बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल आमतौर पर बच्चों पर हथियारों का इस्तेमाल करने से बचते हैं और तालिबान इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए उसने घर घर जाकर बच्चों की भर्ती करने का अभियान भी शुरू किया। तालिबान का पहले ही अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है और वहां से अमेरिकी फौज की वापसी के साथ वो तेजी से अफगानी सेना के नियंत्रण वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सागर धनखड़ हत्या मामले में एक चश्मदीद ने कई अहम जानकारियां दी। सागर हत्याकांड का मुख्य गवाह सोनू महाल वारदात की रात 4 मई को मॉडल टाउन के उसी फ्लैट में मौजूद था जहां पहलवान सागर धनखड़ रहता था। सोनू महाल ने न्यूज़ 18 को एक-एक बात की जानकारी दी। एक उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की वारदात को पूरा 1 महीना होने वाला है। इस मामले का मुख्य आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उस घटना का पूरा सच आना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने घटना वाली रात सागर पहलवान के साथ मौजूद एक ऐसे चश्मदीद से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसने उस घटना का पूरा सच बयां किया है और जो बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यही है वो चश्मदीद और सागर हत्याकांड का मुख्य गवाह सोनू महाल। इस वक्त पुलिस के पहरे में नजर आने वाला सोनू वारदात की रात 4 मई को मॉडल टाउन के उसी फ्लैट में मौजूद था जहां पहलवान सागर धनखड़ रहता था। अब सोनू महाल उस रात का एक-एक लम्हा बयां कर रहा है जो उसके मुताबिक उसने देखा और भोगा। लेकिन पहले बात झगड़े के शुरुआत की। उसकी पत्नी का फ्लैट था, वो था डी ब्लॉक में। तो 1 महीना हो गया था वहाँ से खाली करे। हाँ, तो ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्या वो अपने अंदर पाल रखी थी उसने, गलत फहमी कुछ थी। तो हम तो एम ब्लॉक में थे, फ्लैट तो उसका खाली कर रखा था। कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कि ये हमारे साथ झगड़ा कर देगा। हम तो फ्री बैठे थे अपने सारी चीज़ों से। तो 30-35 बंदे वहाँ पे आए, दरवाजा खोल अपना पिस्तौल के बल गाड़ी में, बोला चलो भाई नीचे सुशील पहलवान बुला रहा है। नीचे गाड़ी में होंडा सिटी में सुशील बैठा था। अंदर से ही आवाज़ मारने लग गया, पिस्तौल दिखा के आज मार देंगे तुम्हारे को। पिस्तौल के बल पर गाड़ी में बैठाए 17 साल स्टेडियम में ले गए। फ्लैट से अपहरण और इसके बाद पिस्तौल के बल पर पहुंचाए गए छत्रसाल स्टेडियम। आरोपों के मुताबिक इसके बाद सुशील और उनके साथ मौजूद लोग उन पर टूट पड़े, जिसके पास जो कुछ था उसी से पिटाई शुरू हो गई। स्टेडियम में गाड़ियों से उतरते ही मारने लग गए सब। बेसबॉल के बिट्टों से और बिट्टे थे, कस्सी के बिट्टे होते हैं जैसे आकी की थी, रोड थी, मारने लग गए वहाँ पे। हम पूछने लग गए भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? बोला कुछ नहीं, वजह तुम्हारे को आज मारेंगे, ऐसी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद इस चश्मदीद ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। इस चश्मदीद का दावा है कि उसके साथ जिस तरह मारपीट की गई उसका वीडियो बनाने का हुक्म भी सुशील ने ही दिया था। सुशील ने ही बनवाया अपने हाथ से, कह गए इनका वीडियो बनाओ। और मारने के लिए ले गए थे वो वहाँ से। अब ये बोल रहे हैं ना कि मैं तो मारने की नीयत से नहीं ले गया था, मारने के लिए ही ले गया था। वो तो पुलिस टाइम पे आ गई, रविंदर भाग गया वहाँ से, उसने कॉल कर दिया तो बच गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ही सोनू महाल और सागर की जमकर पिटाई हुई थी। सुशील के इशारे पर सागर और सोनू की जिन लोगों ने पिटाई की उनमें से कुछ को सोनू पहचानता भी था। महाल का दावा है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी वहां मौजूद गार्ड बीच बचाव करने के बजाय टुकुर टुकुर ताक रहे थे। कुछ नहीं किया, पूछताछ कोई कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड साइड में कर दिए थे, बोला साइड में हो जाओ, वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। अच्छा। और बंदे भी थे, 1-2 पुलिस वाला भी था, सफारी सूट पहने खड़ा था। बोला उसको बोल रहा था, बोला इनसे लोकेशन निकलवाई है तुम्हारी। बोला ये पुलिस वाला है, कहते इसको ऐसे मान। सवाल ये उठता है कि आखिर फसाद की वजह क्या थी?
आखिर ऐसी वो कौन सी बात थी जिसके चलते एक ओलंपिक पदक विजेता को जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि झगड़े की असली वजह क्या थी जिसके चलते एक पहलवान ने अपने ही अखाड़े के जूनियर पहलवानों से इतनी नफरत पाल ली कि उसने अखाड़े की मिट्टी को छोड़कर गुनाह की कालिक अपने सर पर पोत ली। सोनू महाल ने इस वजह का जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल इस पूरे झगड़े की जड़ था अखाड़ा और अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान। ये ऐसे रंजिश रखता था ना जी, जैसे वीरेंद्र कोच था, वीरेंद्र कोच के साथ इन्होंने सुशील ने मारपीट करवाई थी। तो सागर भी उन्हीं के साथ सीखता था। सागर भी अच्छा रेसलर था, गोल्ड मेडलिस्ट था एशियन जूनियर में जी। तो सागर के कहने से इसको वीरेंद्र को मारने के बाद वीरेंद्र ने अपना खाड़ा कर लिया नरेला। तो सागर के कहने से 30-40 बंदे वहाँ चले गए अखाड़े में, यहाँ 76 साल स्टेडियम से छोड़ के वहाँ अखाड़े में चले गए। इस वजह से सागर के साथ ये रंजिश रखता था। तूने यहाँ 76 साल स्टेडियम से अलग करवा दिए, बच्चे यहाँ से भगवा दिए, तो इसलिए उसके साथ रंजिश रखता था। सागर की हत्या की वारदात के सामने आने के बाद सुशील कुमार का नाम जब सामने आया तो ये बात भी उठी कि सुशील वहां बाद में आया था। लेकिन उस रात का सच बताने का दावा करने वाले चश्मदीद के मुताबिक सुशील घटना वाली रात हर वक्त वहीं मौजूद था और ये सब पहले से तय साजिश का हिस्सा था। पूरी सोची हुई समझी हुई साजिश थी जी। वो तो उस दिन जैसे रविंदर भाग गया, उसने 16 नंबर पर कॉल कर दी, नहीं तो वो जान से ही मारते हमें। इस मोटिव से ही उठा के ले गए थे, इनको मारना है। सोनू महाल पहले भी ये दावा कर चुका है कि मौके से जान बचाकर भागे रविंदर ने पुलिस को 100 नंबर पर जानकारी दी तो पुलिस वहां पहुंच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सुशील मौके से कैसे फरार हुआ? क्या सुशील छत्रसाल स्टेडियम से भागा? सोनू महाल पुलिस के रवैये पर बार बार सवाल खड़ा करता है। बंगले पे नहीं गई, हमें तो हॉस्पिटल में ले आए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें नहीं पता वहाँ गई या नहीं गई। गई नहीं, वहाँ पे सुबह तक वहीं था ना। हमारे बयान लिए पुलिस ने, हम हॉस्पिटल में रहे ना। हमारे घर पे फ़ोन किया पुलिस वाला को, मैंने नंबर दिया जी हमारे घर वालों को बुला दे, नंबर लेकर साइड में चला गया जी। ठीक है ना, उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर वालों को, इसलिए हमारे घर वाले भी लेट पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। फिर मैंने एक लेडीज से वहाँ पे जो एडमिट थी उससे फ़ोन करवाया, मगर दीदी फ़ोन कर दो हमारे घर पे ऐसे ऐसे। तो उस लेडीज़ ने फ़ोन किया, तब हमारे घर वाले पहुँचे वहाँ पे। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने हमारे घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। कई दिनों तक पुलिस को गच्चा देने के बाद सुशील को दिल्ली पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया। लेकिन सुशील पर अकेले इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नहीं है। तो सवाल उठता है कि सुशील के साथ इस हत्याकांड में शामिल जिन 30 से ज्यादा लोगों के होने का दावा किया जा रहा है वो कहां है? दिल्ली पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? सागर हत्याकांड को लेकर चश्मदीद सोनू महाल के कुछ दावे हैं तो कई सवाल। हालांकि सोनू महाल पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और उनका नाम कई बदमाशों से जोड़ा जाता रहा है। इसके बावजूद इस घटना में पीड़ित और चश्मदीद होने की वजह से उसकी गवाही कानून के नजरिए से बेहद खास हो जाती है। ये मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले के एक और चश्मदीद अमित ने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद की हिफाजत के लिए गुहार लगाई है। बता दें कि अमित को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सूत्रों मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सुशील कुमार को बचाने के लिए समाज का एक खास तबका भी काम कर रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार को बचाने के लिए समझौते की गुंजाइश को भी तलाशा जा रहा है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उस कुत्ते का मालिक उसे कॉल पर बात करते करते घुमा रहा था। तभी वो कुत्ता दौड़ता हुआ दोनों बच्चियों के पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें भी साफ दिखा कि दोनों बहनें खड़ी थीं। तभी वो कुत्ता उनके पास पहुंचा और दोनों को गिरा दिया। उसने दोनों बच्चों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। वो लगातार एक बच्ची को जगह जगह काटता दिखा। ऐसे में एक आदमी और एक सुरक्षाकर्मी उस कुत्ते को उनसे दूर करने के लिए डंडा लेकर वहां पहुंचे। इस घटना के बाद वहां की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि पालतू जानवरों को रखने के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएं। इसी मांग से जुड़ी एक चिट्ठी भी प्रशासन को दी गई। लिखित में निवेदन किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोगों के वहां जुटने के बाद उस कुत्ते पर जैसे तैसे काबू पाया गया। इस बीच दोनों बच्चे वहां से उठकर चले गए। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने अपना विरोध जताने के लिए आज देश भर में पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी की ओर से एक सर्कुलर जारी कर कांग्रेस के सभी बड़े और जिले स्तर के नेताओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर प्रदर्शन करने की नसीहत भी दी है। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर
कांग्रेस पार्टी कल 11 तारीख को 250 वार्डों में जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, जो कहा उसका उल्टा किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देश 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए, जिनमें साफ कहा गया कि बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत जरूरी होने पर ही बच्चों का सीटी स्कैन करवाए जाने के निर्देश भी केंद्र की तरफ से जारी किए गए। किन बच्चों के इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाए, इसका जिक्र भी नए दिशा निर्देश में है। बिना लक्षण वाले या फिर जिन बच्चों को हल्के लक्षण हैं, उन्हें स्टेरॉइड्स देने की सख्त मनाही की गई, जबकि डॉक्टरों की सलाह पर केवल उन्हीं बच्चों को स्टेरॉइड देने के निर्देश दिए गए जो इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती हो। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है किसी भी कारण से, जैसे कि कैंसर है, या उसकी अपनी लंग्स वीक हो सकते हैं, तो इन बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। लेकिन आप जब भी ऐसा करें तो आप बच्चों का बहुत ढंग से ध्यान रखें। पंजाब की सियासी कलह सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है कि अगर जल्द ही सिद्धू और कैप्टन के बीच मतभेद नहीं सुलझाए गए तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस एक साथ 2 राज्यों में कलह से जूझ रही है। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की समस्या का समाधान अभी हुआ भी नहीं था कि राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच खबर है कि पंजाब की समस्या सुलझाने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब में संगठन में गंभीर मतभेद हैं और अगर इसे जल्दी सुलझा नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच छिड़े विवाद से पंजाब में पार्टी की जीत की संभावना कमजोर हो रही है। इसलिए सिद्धू और कैप्टन के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जानी चाहिए। सिद्धू को संगठन में बनाए रखने के लिए पार्टी नेतृत्व को कदम उठाने चाहिए। कमेटी ने लिखा है कि सिद्धू लोकप्रिय नेता हैं और पंजाब के बाहर दूसरे राज्यों में भी भीड़ खींचने वाले नेता हैं। इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है। हमने आंशिक रूप से पेश कर दी है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया है, हम उसको भी आज फाइनल कर देंगे। कमेटी विवाद को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में अभी भी सियासी बवंडर सिर उठा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही बने रहेंगे, यानी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे। लेकिन सिद्धू भी ड्राइविंग सीट पर आने के लिए बेकरार हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच पंजाब में सिद्धू के समर्थक उनके नाम का पोस्टर लगा के उनको नेता साबित करना चाहते हैं, तो कैप्टन के समर्थक भी पोस्टरबाजी में उतर आए हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस खेमेबाजी में और आगे बढ़ती जा रही है। ये उन्हीं पोस्टरों की तस्वीरें हैं। इन पोस्टरों को सिद्धू और कैप्टन समर्थक खेमों की ओर से शहर शहर में लगाया गया है। सिद्धू के गढ़ कहे जाने वाले शहर अमृतसर में कैप्टन खेमे ने कैप्टन के पोस्टर लगा दिए हैं, जबकि कैप्टन के गढ़ कहे जाने वाले पटियाला में सिद्धू खेमे ने सिद्धू के पोस्टर लगा दिए हैं। कैप्टन समर्थकों ने पोस्टर पर लिखा है कि कैप्टन एक ही होता है और सिद्धू समर्थकों ने अपने पोस्टर पर लिखा है कि पूरा पंजाब सिद्धू के साथ है। कांग्रेस आलाकमान पंजाब की कलह सुलझाने के रास्ते तलाश रहा है। दिल्ली में चली लंबी बैठकों के बाद लग रहा था कि विवाद को शांत करने का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन दोनों ओर के समर्थकों की तरफ से लगाए गए पोस्टर इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग अभी शांत नहीं होने वाली है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस लंबे समय से वर्चस्व की जंग में उलझी हुई है। इसका समाधान निकालते हुए नेतृत्व ने राज्य में एक अनुभवी और एक युवा नेता को कमान दी ताकि मामला ठीक ढंग से चलता रहे। लेकिन इन दोनों राज्यों में युवा नेताओं ने सत्ता में भागीदारी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। राजस्थान में 2023 में चुनाव होना है और पंजाब में तो कुछ महीने बाद ही चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इस संकट से उबरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में शुरू हुआ बवाल ऐसी बगावत में बदल चुका है जिसने वहां की सरकार को नाकों चने चबा दी। करीब 1.5 महीने से जारी प्रदर्शनों में वहां लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के तेवर ऐसे हैं कि वो सिर कटाने को तो तैयार हैं, लेकिन सिर झुकाना उन्हें कतई मंजूर नहीं। इसलिए राजधानी बोगोता में एक बार फिर हजारों लोग राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पुलिस से जा भिड़े।
हफ्तों से सड़कों पर डटे लोग अब पुलिस की कार्रवाई से बचने के पैंतरे भी सीख गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े ड्रमों को काट कर अपनी ढाल बना लिया और जैसे ही पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की तो कटे हुए ड्रमों को आगे कर दिया। इतना ही नहीं, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इतने पत्थर फेंके कि सड़कें चलने लायक ही नहीं बची। कोलंबिया में ये बवाल अप्रैल के आखिर में कोरोना काल में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर शुरू हुआ था। वो प्रस्ताव वापस हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उल्टा उन्होंने कोलंबिया में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए जंग छेड़ दी। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस मीटिंग में यूपी में बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और कोरोना पर चर्चा होगी। यही नहीं, पता चला है कि योगी और पीएम के बीच संगठन और सरकार में फेरबदल पर कोई बात नहीं होगी। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। ये मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होगी। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई। दिल्ली पहुंचते ही योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ मीटिंग पिछले महीने ही शेड्यूल थी, लेकिन कोरोना के कारण मीटिंग टल गई थी। इस बीच बीजेपी के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। अनुप्रिया की मुलाकात योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के ठीक बाद हुई। देर शाम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और संत कबीरनगर सीट के बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़कर सांसद बने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। आज भी इनकी गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। साफ है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के समयपुर बादली में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समयपुर बादली के इलाके में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का उद्घाटन किया। इस टैंक में 57 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रखी जा सकेगी। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रही है। इस वक्त समयपुर बादली में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऐसे 3 स्टोरेज टैंक बन चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट और ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले खास तरह के टैंकरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है, टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं इस बार सबसे। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ने अब पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और मुंबई समेत कई इलाकों में फिर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक चीन के नागरिक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि ये चीन का नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसा था। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी। अब टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले कोरोना नियमों की वजह से खिलाड़ी सिर्फ अकेले ट्रेनिंग कर सकते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। आज मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश में आज कार्यालय आपको मिला है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बिहार के बांका से बड़ी खबर। बिहार के बांका के मदरसे में हुए धमाके की जांच कर रही जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जांच में ये पता चला है कि देसी बम फटने से मदरसे में ब्लास्ट हुआ और मौलाना की मौत ब्लास्ट के बाद फैले धुएं से, दम घुटने से और मकान के नीचे दबने से हुई। बांका के एसपी अरविंद गुप्ता ने दावा किया कि अब तक बम ब्लास्ट का कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। इसके अलावा एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरे दिन भी साक्ष्य जुटाए। एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। 3 दिन पहले यहां मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हो गई थी। बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का हाथ था, तो ऐसे कुछ लिंक आप लोग नहीं इस ब्लास्ट का जो प्रकृति है इसकी वो उससे मिलती जुलती नहीं, ये तो हम तो बता रहे हैं कि हमारे उसी गांव में जो ब्लास्ट हुआ था उससे भी प्रकृति इसकी मिलती जुलती है। जैसे जला हुआ सुतली, कंटेनर का पार्ट, कील, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को वहाँ से मिली हैं जिससे इसकी पुष्टि होती है।
कई तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है कि आईईडी हो सकता है या है। अभी तक इस तरह का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस घटनास्थल पर जिसको हम आईईडी कहते हैं, क्योंकि आईईडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बहुत विस्तार से कई लोग लिख रहे हैं, चल रहा है। आईईडी में पूरा उसका सर्किट होता है, उसका रिमोट होता है, उसकी बैटरी होती है, उसका तार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं से इन सब चीज़ों को हम लोग कहीं से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग बिल्कुल अभी इसको रूल आउट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई आईईडी का एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम लोग कहें कि कोई ऐसी घटना है। बांका के मदरसे में हुए धमाके पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के बांका के मदरसे में हुए धमाके पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बयान दिया जिस पर एनडीए में ही घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले हरिभूषण ठाकुर ने मदरसे में हुए धमाके पर विवादास्पद बयान दिया था। जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर एनडीए में शामिल जितन राम मांझी ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक ट्वीट कर इस तरह के बयान को देश की एकता के लिए खतरा बताया। जितन राम मांझी ने लिखा कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जितन राम मांझी की ट्वीट के बाद पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान दिया गया। बांका मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर सवाल उठाए और उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार की इस रिपोर्ट के बाद कि उसमें किसी आतंकवादी का हाथ नहीं है, तो क्या वो अपने विधायक जो उनके आरोप लगा रहे थे कि इसमें आतंकवादियों के हाथ है, उस बच्चों को पार्टी से बर्खास्त करेंगे? वहीं आरजेडी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर पर मदरसे को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी विधायक से माफी की भी मांग की। मदरसा को बदनाम करने की कोशिश की थी कि यहाँ आतंकी ट्रेनिंग होता है, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब हम पार्टी जीतन बाबू मांझी जी जो एनडीए में शामिल हैं वो कह रहे हैं बीजेपी के माननीय विधायक से माफी मांगने के लिए। अब बिहार पुलिस पर जांच पर भरोसा नहीं है इस रिपोर्ट पर। अब केंद्र की एजेंसी NIA जांच करेगी। अब माननीय बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बताएं कि वो माफी मांगेंगे या NIA से जांच कराएंगे। मुंबई में एक लड़के को स्टंट का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद अरमान शेख नाम का ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि घाटकोपर के रहने वाले इस लड़के के खिलाफ पहले भी स्टंट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। सामने आए एक वीडियो में वो रेल की पटरी पर बैठकर एक्टिंग करता दिखा। इस दौरान उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया और पटरी पर ही लेट गया। खुदा करे किसी हादसे में मर जाऊं और दुआ है वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। एक दूसरे वीडियो में तो उसके ठीक पीछे से ट्रेन भी गुजरती दिखी। ट्रेन इतनी करीब थी कि उसे नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन वो बेपरवाह होकर वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि ये लड़का अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट करता रहता है। लोग जिस चीज से डरते हैं हमने भी वो शौक पाले हैं। ऐसे ही एक और वीडियो में वो लड़का अपने स्कूटर को एक पहिए पर चलाता दिखा। यही नहीं, वो बीच सड़क पर एक मोटरसाइकिल के साथ भी स्टंट करता नजर आया। लेकिन ये वीडियो रेलवे पुलिस के पास भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरेस्ट भी किया है और उस पर गुना दाखिल करके हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उस लड़के की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने गलती मानते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। पुलिस ने अब इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी।
बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद के बाद दो पक्ष बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात और मुक्के बरसाए। कई लोगों को जमीन पर पटक पटक कर मारा। हाल ये था कि एक जगह लड़ाई खत्म होती तो दूसरी जगह शुरू हो जाती। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। हालांकि वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों ने इस मारपीट को खत्म करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। ये लड़ाई काफी देर तक चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर है कि आसपास के कुछ दुकानदारों ने बाद में पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी रंजिश में हुई एक महिला की मौत के बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने का फैसला लिया। और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसका पुलिस वालों ने भी जवाब दिया। इससे पहले कुछ पुलिस वाले उस महिला का शव लेकर गांव पहुंचे। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वो लोग हंगामा करने लगे। पुलिस वालों के लाख समझाने पर जब वो नहीं माने तो उन पर सख्ती बरती गई, फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिस वाला गाड़ी में रखे शव के पास हंगामा कर रहे एक आदमी को जबरन वहां से हटाता दिखा। कुछ देर तक इसी तरह पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच धक्का मुक्की चलती रही। पुलिस पर भी ईंट पत्थर फेंके गए। मौके पर पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। हालांकि बाद में उस महिला के शव को मायके ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बिहार के मदरसा कांड पर एनडीए में ही घमासान छिड़ गया। बिहार के बांका के मदरसे में हुए धमाके पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बयान दिया, जिस पर एनडीए में ही घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले हरिभूषण ठाकुर ने मदरसे में हुए धमाके पर यह विवादास्पद बयान दिया था। वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। उनके इस बयान पर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक ट्वीट कर इस तरह के बयान को देश की एकता के लिए खतरा बताया। हालांकि इस ट्वीट पर कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को ही घेर लिया। अगर आपको वैचारिक स्तर पर ऐसा लगता है तो उस गठबंधन से बाहर आइए। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने कड़कड़डूमा इलाके में कोरोना का टीका लगवाने के लिए एक कैंप लगाया। उम्मीद है कि वहां रोजाना 300 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन खरीदी है फाउंडेशन के थ्रू और हम लोगों को मुफ्त में लगा रहे हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाले दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का 42 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। उनका काफी समय से लिवर कैंसर का भी इलाज चल रहा था। डिंको सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राजकोट में प्रशासन ने दुकानदारों के लिए वैक्सीन की 2 डोज को जरूरी कर दिया। वैक्सीन न लगवाने वाले दुकानदारों को 7 दिन पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी वो काम कर पाएंगे। यानी वैक्सीन लगवाने तक इन दुकानदारों को हर हफ्ते कोरोना जांच करवानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए ये नोटिफिकेशन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका खारिज कर दी। साथ ही सुशांत की जिंदगी या उनके नाम से मिलती जुलती फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर पंजाब से, वहां कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और विवाद को जल्द सुलझाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। लेकिन अभी भी पार्टी में घमासान थमा नहीं है। अब पार्टी के विधायक परगट सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली में कमेटी के सामने कुछ विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ डोजियर देने पर सवाल उठाया और पूछा कि ये भ्रष्ट लोग कौन हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास इन मंत्रियों और विधायकों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मंत्रियों को डराने के लिए उनके पीए पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कई मामलों में घिरे मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रगट सिंह के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनकी सरकार विश्वास और पारदर्शिता की सरकार है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक 5 मंजिला इमारत बीच सड़क पर ट्रैफिक के ऊपर जा गिरी और 9 लोग उसके भार में दबकर मौत के मुंह में समा गए। बताया गया कि इस इमारत को गिराने का काम पहले ही चल रहा था, लेकिन एक दिन पहले वो अचानक जमींदोज हो गई। मगर इस हादसे से चंद मिनट पहले बेखबर लोग सड़क पर पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। तभी अचानक दाईं तरफ मौजूद इमारत ने डोलना शुरू किया और सीधा सड़क पर धावा बोल दिया। सामने चल रही कार ने तुरंत ब्रेक लगाया। इसके बाद सामने धुआं ही धुआं छा गया। सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी यह खतरनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में बिल्डिंग बेहद करीब से सड़क पर गिरती नजर आई। जब यह हादसा हुआ उसी वक्त एक बस बिल्डिंग के पास आकर रुकी ही थी। बस में 17 लोग सवार थे, लेकिन ऊपर से ऐसी बला टपकी कि उसने सब कुछ रौंद डाला। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बस बिल्कुल कुचली हुई नजर आई। उसे देखकर यह कहना भी मुमकिन नहीं था कि वो बस थी। जो लंबी चौड़ी इमारत बस पर गिरी वो भी मलबे के पहाड़ में बदली दिखी। उसका कंक्रीट सड़क पर चारों तरफ बिखर गया और उसके सरिये बाहर निकल गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची। मलबा हटाने के लिए दर्जनों क्रेनें काम पर लगाई गईं। शाम करीब 4:30 बजे हुए हादसे की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए शुरू हुआ अभियान रात 8 बजे तक भी चलता रहा। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मियों ने अपनी जान लगा दी। आखिरकार उन्होंने 8 लोगों को बचा तो लिया, लेकिन सभी बुरी तरह जख्मी थे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। यहाँ के नूरबाग इलाके में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है, जिनमें रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरे इलाके में अंगारों की चादर बिछी हुई हो। एक तरफ नीचे जमीन पर ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, तो दूसरी ओर आसमान में चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई, लेकिन बड़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में हुई बारिश ने एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी। वहां कई जगहों पर मानसून से पहले की बारिश हुई, जिसने मानसून के मिजाज को पूरी तरह मौसम के मिजाज को बदल दिया। लेकिन राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि एक बार को गर्मी तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बारिश के बाद खड़ी हुई परेशानी से जूझना इतना आसान नहीं। वहां कई जगहों पर पानी भर गया, जिस वजह से लोगों का सड़कों से गुजरना दूभर हो गया। बारिश के बाद बिगड़े हालात का अंदाजा विधानसभा के बाहर भरे पानी से ही लगाया जा सकता है। ये पानी सिर्फ उतना ही हिस्से में नहीं था, काफी दूर तक वहां पानी भरा दिखा। एक दूसरे इलाके में भी इतना पानी भर गया कि सड़क तो दिखाई देनी ही बंद हो गई, वो किसी नदी जैसे दिखने लगी। सिविल अस्पताल के सामने का इलाका और काफी लंबे एरिया में देखिए पानी भर गया है। इन हालात में उस रास्ते से गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कत हुई। कार में सवार लोग तो जैसे तैसे फिर भी उस पानी को पार कर गए, लेकिन कुछ टू व्हीलर वाले ऐसे दिखे जिन्हें पैदल ही घर वापसी करनी पड़ी। बंद हो गई। नहीं, क्यों बंद हो गई? पानी का जल भराव की वजह से। कानपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आसमान में छाए बादल सैर करते दिखाई दिए। जून के महीने में गर्मी से राहत मिली तो लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, रिलीफ है गर्मी से। शाहजहांपुर में भी बारिश होने से थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला। हालांकि घर से बाहर निकले लोगों को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। बारिश की वजह से लोगों के लिए गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना मजबूरी बन गया, वो भी धीमी रफ्तार में। मध्य प्रदेश के इंदौर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की कॉल सेंटर की ओर से मुर्दों के इलाज के लिए लगातार फोन किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एमपी के इंदौर में गजब हो गया। यहाँ कुछ मरीजों की मौत के 2 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग को उनके इलाज का ख्याल आया। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे परिवार को लगातार फोन कर रहा है जहां कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती करना चाहते हैं और उनका इलाज करना चाहते हैं, जबकि परिवार का कहना है कि जिन मरीजों की बात हो रही है उनकी तो 2 महीने पहले ही कोरोना से मौत हो चुकी है।
पेशे से वकील मनीष यादव इन दिनों प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से परेशान ही नहीं, दुखी भी हैं। इनका दावा है कि उनके माता पिता और बहन की कोरोना से मौत हो जाने के 2 महीने बाद इंदौर प्रशासन को उनके इलाज की याद आई है। मनीष का दावा है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के कॉल सेंटर से लगातार फोन आ रहे हैं जो उनके माता पिता और बहन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने का दावा कर रहे हैं और उन्हें इलाज के लिए कोविड सेंटर ले जाने की बात कहते हैं। वो फादर और मदर की मृत्यु हुए को 2 महीने हो गए। नहीं, हमने तो कोई नाम नहीं दिया। 27 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई, प्रमिला यादव जी की, और उसके बाद में 15 अप्रैल को मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उस बीच में 4 अप्रैल को मेरी बड़ी बहन की भी डेथ हो गई। तो आप लोग अब क्यों फोन कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मनीष यादव के मुताबिक उनकी मां की कोरोना से 27 मार्च को मौत हो गई, जबकि बहन की मौत 4 अप्रैल को और उनके पिता की मौत 15 अप्रैल को हो चुकी है। वो कॉल सेंटर को इसकी जानकारी भी दे चुके हैं, फिर भी उन्हें बार बार फोन किया जा रहा है। मुझे कल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। नगर निगम से सबसे पहला कॉल नगर निगम से आता है। अपने आप को वो नगर निगम कर्मी बताते हुए 10 जोन क्रमांक 10 का कर्मचारी बताता है कि मैं आपको और आपके 2 लोग, मेरे मम्मी पापा का नाम लेते हुए कहता है कि हम आपको लेने आ रहे हैं और उनको कोविड सेंटर लेके जाना है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनकी तबीयत कैसी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि उनकी 2 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है, उनको कोई कोविड सेंटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास तो ये रिपोर्ट कल आई है, हम दवाई लेके आ रहे हैं। इसके बावजूद बोलता है। मैंने कहा मैं फिर फ़ोन काट देता हूँ। उसके बाद लगातार मुझे कल से फ़ोन आए हैं, आज भी फिर सुबह फ़ोन आया है। मामले की जांच के बाद सामने आई सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 जून को मनीष के माता पिता की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दोनों पॉजिटिव पाए गए। मौत के 2 महीने बाद पॉजिटिव आने की वजह से स्वास्थ्य विभाग लगातार परिवार को फोन कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब को लापरवाही के लिए नोटिस भी जारी किया है। हम लोग उससे पहले वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि पुराने सैंपल्स की जांच उन्होंने अभी की हो या उनके किसी ऑपरेटर द्वारा कोई गलती हुई हो। तो पहले हम देख लेते हैं उन लोगों का क्या जवाब आता है, उसके बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाल ही में चंद दिनों के भीतर परिवार के 3 सदस्यों को खोने के बाद ऐसे फोन कॉल मनीष के दर्द को और बढ़ा रहे हैं। मनीष को अब कोरोना के मरीजों के आंकड़े और उनके इलाज से जुड़े प्रशासन के दावों पर शक होने लगा है। लिहाजा उन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने की ठान ली है। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है कि उनकी जिनकी मौत हो गई उनकी रिपोर्ट आपके पास कल आ रही है, तो आप पेपर में क्या छापते हो? रोज जो आंकड़े जारी करता है प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस से या जहाँ से भी जारी होते हैं कि आज इतनी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आज इतने लोगों की मौत हुई, तो वो क्या है फिर? इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और निजी लैब की गलती, 2 वजहों से मरे हुए लोगों के परिवार के पास लगातार फोन जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को इस बात की नाराजगी है कि स्वास्थ्य विभाग ने जरूरत के वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब लगातार फोन किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके जिले में कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार भी पिछले साल की तरह श्रद्धालुओं या बाहरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के अजेश मलिक की रिपोर्ट है कि कोरोना की वजह से इस साल भी उड़ीसा के पुरी में नियमों के साथ ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत 12 जुलाई से होगी, जिसमें कोरोना नियमों के अलावा उड़ीसा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसके मुताबिक इस रथ यात्रा में सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। यही नहीं, इसमें मंदिर के वही सेवक शामिल हो सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे, या फिर वो सेवक होंगे जिसमें हिस्सा ले पाएंगे जिनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद तस्कर धड़ल्ले से अवैध शराब के कारोबार में जुटे हुए हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां पुलिस ने छापा मारकर काफी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर ली है। हैरानी की बात यह है कि शराब की ये बोतलें एक स्कूल में छिपाकर रखी गई थी। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन कुछ शराब तस्करों ने दरभंगा के एक स्कूल को ही अपना गोदाम बनाया। अवैध शराब के कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा और सैकड़ों शराब की बोतलें जब्त कर ली। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी वहां से भागने में सफल रहे। लीटर कुछ अवैध इंग्लिश शराब बरामद हुआ है, जिसमें इस संबंध में सिविल थाना में पता लगा है किसका शराब था। पता लगने पर जो है कि इसके विरुद्ध में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल के हवाई हमलों की बलि चढ़े अपने लड़ाकों की याद में एक विशाल रैली की।
पिछले महीने गाजा में इजरायल और हमास के बीच 11 दिन तक चली जंग में 250 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए थे, जिनमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीन के आम लोग और हमास के लड़ाके थे। लेकिन हमास को अपने लोगों के बहे लहू के एक कतरे तक का लिहाज नहीं, उल्टा वो तो उनकी मौत को कुर्बानी बताकर माहौल बनाने में जुटा नजर आया। हमास के लड़ाके ऐसे शान से रैली में शामिल हुए जैसे वाकई जंग फतेह करके आए हों। उनके स्वागत में पलकें बिछाए खड़ा हुजूम उन पर फूलों की बारिश करता भी दिखा। सरेआम बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर थामे जिन नकाबपोश लड़ाकों को देखकर ही जान निकल जाए, गाजा के लोग उनकी तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। यहां तक कि लोगों का खून उबालने के लिए रैली में जोर शोर से देशभक्ति के तराने भी बजाए गए। पुरुषों के साथ महिलाएं तक हमास के लड़ाकों का हौसला बढ़ाने पहुंची। बड़ों के सिर पर तो जंग का भूत चढ़ा नजर आया ही। अपनी जीत का डंका बजाने के लिए हमास मासूमों को भी मोहरा बनाने से नहीं चूका। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें जंग का मतलब तक नहीं पता, वो भी हमास की दीवानगी में डूबे दिखे। यहां तक कि वो अपने कद के बराबर के हथियार थाम कर खड़े थे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वो अधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी देते नजर आए। संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर पहुंचे महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बीच मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और भरी सभा में ही उन्होंने अधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी दे दी। मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, तो सुन लो तुम तीनों तो खड़े हैं, फिर भेज दूंगा। वो लोग इतने लापरवाह लोग हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोग वन विभाग की टीम के कब्जे से रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी लेकर फरार हो गए, जिसे कुछ देर पहले ही वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने कब्जे में लिया था। घटना की जो तस्वीर सामने आई, उसमें हाथों में डंडे लिए कई लोग वन विभाग की गाड़ी को घेरे नजर आए। गाड़ी में बैठे लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और भीड़ को अपने पास नहीं फटकने दिया। अपनी जान बचाने के लिए वन विभाग की टीम गाड़ी में ही बैठी रही और बाहर खड़े लोग रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल गए। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर हमला भी किया, जिसमें वो घायल हो गया। ट्रैक्टर छुड़ाने के बाद फिर दोबारा आए इतने ही लोग, 100-150 लोग, और फिर से हमारे ऊपर हमला करने लगे। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने के लिए ये हमला किया गया, उसमें चंबल नदी से अवैध खनन करके रेत भरी गई थी। बताया गया कि वन विभाग की टीम उस ट्रैक्टर ट्रॉली को पास के थाने में लेकर जा रही थी, तभी उनका रास्ता रोककर यह हमला किया गया।